बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ऐसे प्रोग्राम जो काश्तकारों के लिए मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि काश्तकारों के लिए हम लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आगे अपनी फसल पे इम्प्लीमेंट्स करनी है। अपनी फसल पे जो सारे हम लोग जो जितने भी अफसरान हैं उनसे जो भी इल्म यहाँ से हासिल होता है हम लोग काश्तकार तक डिलीवर करते हैं और काश्तकार के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। क्योंकि मैं हर एक प्रोग्राम में यही एक बात करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम काश्तकार हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि वो अपनी फसल को ज़्यादा अच्छे तरीके से काश्त करें, अच्छे तरीके से उसकी पैदावार हासिल करें। इससे एक तो सबसे पहले काश्तकार जो खुशहाल होगा ही होगा, लेकिन हमारा मुल्क भी बहुत खुशहाल होगा। हम इसी आज का जो हमारा टॉपिक है वो धान की फसल के मुतालिक है। धान की फसल आपको पता है कि बिल्कुल तैयार है तकरीबन, और महीने डेढ़ महीने के अंदर अंदर उसकी कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा। अब धान की फसल में इस वक्त जो मालूमात हैं, इस वक्त जो आपको फराहम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब फसल तैयार हो चुकी होती है उसकी क्या मराहिल हैं आगे, उसको किस तरह बचाया जा सकता है कीड़ों से, खादों से, खादें डालने का टाइम, पानी का टाइम, जहाँ पे बारिशें नहीं हो रही वहाँ पे पानी की किल्लत का किस तरह पूरा किया जाए। क्योंकि ये 4-6 महीने की एक फसल है। जब 4-5 महीनों बाद आप इस फसल को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जब फसल तैयार है, बिल्कुल एंडिंग पे है, तो उसको बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तो हम लोगों के ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोग आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन को पहुँचाएं ताकि आप उससे मुस्तफीद हों और अपनी फसलों को बचा सकें। और महकमा ज़राअत पंजाब, मैं तो पहले भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि महकमा ज़राअत पंजाब हमारे काश्तकारों के लिए काम करता है, और बिल्कुल काश्तकारों की और महकमा ज़राअत की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे जो यहाँ पे आला अफसरान बैठे हैं, डीजी लेवल्स के, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उनसे मिलवाने का मतलब ही हमारा यही है, मकसद ही हमारा यही है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी। हमारे जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च लैब्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी ही जिद्दत आ चुकी है इस वक्त, क्योंकि वो पुराने वाली ज़राअत नहीं रही। बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिद्दत आ चुकी है। जो मशीनों पे पहले टेस्ट जो 4-4 5-5 दिन के होते थे, अभी वो बिल्कुल सेकंडों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये चीज़ों में किसके लिए, ये चीज़ें किसान के लिए हैं। मैं किसान से हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देखें और महकमा ज़राअत पंजाब के साथ जो है कोऑपरेट करें। उनके जो वहाँ पे बंदे हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं या जो भी ड्यूटीज पे हैं, उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन रखें और अपनी फसल को बचाएं। क्योंकि आप अपनी फसल बचाएंगे, आप भी खुशहाल होंगे और मुल्क खुशहाल होगा। मुल्क खुशहाल होगा तो हमारी लाज़मी बात है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारे मुल्क का एक नाम होगा। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और हमारे गेस्ट आज हैं, हम लोग यहाँ पे काला शाह काकू इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, काला शाह काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सैयद सुल्तान अली साहब। और सैयद सुल्तान अली साहब से आज हम लोग आपको धान की फसल के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके देंगे, जो जिद्दत आ रही है, और जो उसके बाद हम लोग आगे जो हमारे गेस्ट हैं हम लोग आपको फील्ड में भी लेके जाएंगे, और फील्ड में भी हम लोग आपको बताएंगे कि इस वक्त धान की फसल की क्या किस किस किस्म की स्टेज चल रही है। जो स्टेज चल रही होगी उसको किस तरह बचाना है, आपको इम्प्लीमेंट प्रॉपर वहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हों। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सैयद सुल्तान अली साहब प्रिंसिपल साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि आज जैसा कि आपने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में तशरीफ फरमा है हम। ये जो अदारा है ये डॉक्टर साहब तकरीबन 100 साल पहले 1926 में कायम हुआ था। तो इस अदारे का मकसद यही था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा खैरसाली हुई थी, बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी खुराक की कमी की वजह से। तो इसका मकसद ये था कि यहाँ की ऐसी इकसाम तैयार की जाए जो जिनकी पैदावार ज़्यादा हो, जिनकी क्वालिटी बेहतर हो, ताकि जो है ना सिर्फ कंज्यूमर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हो, बल्कि एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी वैरायटी बन सके जो पाकिस्तान उसकी आदि करे फॉरेन एक्सचेंज, और वो आम आवाम तक उसका फायदा पहुंच सके। तो अब तक कहने के इन 100 सालों के अंदर इस अदारे ने तकरीबन 32 वैरायटी जो है ना वो डेवलप की है, जिसमें से 25 वैरायटी जो है वो आप कह लें कि बासमती या फाइन इकसाम है, और बाकी 5 या 6 वैरायटी जो है वो कोर्स या मोटी इकसाम के अंदर है। इसकी जो पहली वैरायटी थी जो कि बहुत ज़्यादा निकाले मशहूर है, उसका नाम है बासमती 370, जो कि खुशबू वाली और देसी बासमती के नाम से जानी जाती है।
तो अब तक जितनी भी वैरायटीज बनी है उसमें बासमती 370 का ब्लड जो है, खून जो है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें शामिल है। ठीक है। क्योंकि बासमती कोई वैरायटी जो है वो बन ही नहीं सकती जब तक कि उसके अंदर माँ या बाप में से एक पेरेंट जो है वो बासमती ना हो। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि हमारी जो 25 वैरायटी हमने बनाई है उसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 370 का ब्लड शामिल है। अच्छा, अब जो इकसाम है इनके अंदर जो काबिल जिक्र इकसाम आई उनमें 370 के बाद आई आप कह लें बासमती 385 जो 1985 में रिलीज हुई थी। ये वैरायटी ऐसी थी जिसकी वजह से राइस के अंदर सबज इनकलाब आया। तो हमारे जिम्मेदारों की जो पैदावार थी वो 15 से लेकर 20 मन फी एकड़ हुआ करती थी, लेकिन इस वैरायटी के आने के बाद 50-55 मन तक यानी लोगों ने पैदावार दी, यानी 2-3 गुना उसकी इनकम बढ़ गई। तो पहली दफा ऐसा हुआ कि हमें एक्सपोर्ट के हवाले से सरप्लस जो है ना वो चावल अवेलेबल हुआ जबरदस्त इस वैरायटी के आने के बाद। अच्छा, इससे मुल्क का भी फायदा हुआ, जिम्मेदार का फायदा हुआ। फिर 1996 के अंदर दुनिया की बासमती बैकग्राउंड के अंदर बेस्ट वैरायटी आई सुपर बासमती। सुपर बासमती जो थी उसकी पैदावारी पोटेंशियल 385 से भी ज़्यादा थी और इसका जो रेट था वो भी 385 से तकरीबन 100 से 150 रुपया ज़्यादा था। ठीक है। और एक्सपोर्ट के अंदर भी तकरीबन इतना ही $100 या $200 उसको रेट ज़्यादा मिलता था। तो ये एक ऐसी वैरायटी थी सुपर बासमती, बल्कि अभी तक चल रही है, तो 30 साल हो गए हैं, अभी भी 25% रकबे के ऊपर ये काश्त हो रही है। तो ये इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है तकरीबन $30 बिलियन हमने सिर्फ इस सुपर बासमती से इतनी अच्छी ये वैरायटी है। दुनिया का बेस्ट चावल जिसको समझा जाता है खाने के लिए। तो इसके बाद फिर आप समझे कि 2011 के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो बासमती 515 जो थी वो वैरायटी हमने अप्रूव की। उस वैरायटी का सुपर का ये फर्क था कि सुपर बासमती जो थी इसको थोड़ा सा कह लें कि ये मशीन के साथ इससे कटाई होती है। ठीक है। इसको आम जब झाड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी इशू आते थे ना। तो ये जो 515 हमने बनाई इसके दो फायदे थे। एक तो ये कि इसकी क्वालिटी तो वही थी जो सुपर की थी, ये बड़े आराम से ढल जाती थी। और दूसरा फायदा ये था कि इसका जो चावल है हेड राइस रिकवरी जो है वो सुपर बासमती से कह लें यानी 5-6% ज्यादा थी। अगर सुपर बासमती 48 किलो निकलता है तो ये 55 से लेके 56 किलो इवन 60 किलो तक भी चावल निकलता है। तो इससे जो मिलर है उसको बड़ा इकोनॉमिकल निकले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सस्ता चावल यानी आपको अवेलेबल हो सकता है। इसके बाद फिर जमाना चेंज हुआ, इंटरनेशनल मार्केट का स्टैंडर्ड चेंज हुआ, फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन का जमाना आ गया। तो उसके अंदर फिर पी के 11-21 जिसे कायनात भी कहा जाता है वो, और किसान बासमती, ये वैरायटी आ गई जो 8 mm ग्रेन साइज की वाली वैरायटी थी। इन वैरायटीज को हम यानी एक्सपोर्ट के अंदर हमारी सुपर बासमती और ये पी के 11-21 जो एरोमेटिक है ये एक्सपोर्ट हमारी सारी कह लेंगे यूरोप के अंदर जो हो रही है, ये दो वैरायटीज का मेन रोल है इसके अंदर। और जो हम फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से कमा रहे हैं उसमें 50% तकरीबन दोनों का है आप कह लें। अच्छा, इसके बाद फिर आप कह लें कि जिम्मेदारों की ख्वाहिश ये थी कि हमें बहुत ज्यादा पैदावार हो, इससे भी ज्यादा पैदावार, 70 मन से भी ज्यादा पैदावार हो। तो फिर साइंटिस्टों की दिन रात मेहनत के बाद जो आप कह लें कि 2016 के अंदर एक वैरायटी चिनाब बासमती के नाम से निकाली, जिसका आपको जानकर खुशी होगी कि उसकी पैदावार सलाहियत जो है वो तकरीबन 85 मन तक जाती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जो वैरायटीज जब बढ़ती हैं, पैदावार बढ़ती है, तो इसमें कोई लज्जत में या ग़िज़ाइयत में तो फर्क नहीं आता? नहीं, हमारा जो काला से काकू जो है ना, इसका मैंडेट ये है कि हम पैदावार भी बासासर बढ़ाएं और जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना किया जाए। हाँ, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना किया जाए। तो इस लिहाज से आप ये देखेंगे ये चिनाब बासमती आई, इसका रेट जो है वो भी तकरीबन 4000 से लेकर 5000 के दरमियान इसका रेट मिला। तो 60 मन लोगों ने पैदावार इसकी ली। अच्छा। तो अब ये 2.5 से 3 लाख रुपया इसका जो है ना वो फी एकड़ लोगों ने इससे अर्न किया। इसके बाद फिर 2019 के अंदर हमने पहली ऐसी वैरायटी बनाई जो जरासीमी झुलसाओं के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखती थी, ठीक है, सुपर गोल्ड के नाम से। तो वो वैरायटी जो है वो उसका कद भी छोटा है, वो 100 दिनों के अंदर पक्के भी तैयार हो जाती है, वो गिरती भी नहीं है। तो बड़ी अच्छी वैरायटी है और वो आने वाले 2-3 साल में इंशाल्लाह काफी रकबे पे काल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद 2022 के अंदर हमने दुनिया का लॉन्गेस्ट राइस जो है वो अपने एक जो है कह लें कि सोना बासमती के नाम के साथ
यानी 10 साढ़े 9 10 mm का ग्रेन और 70 मन पोटेंशियल वाला जो है ना वो दिया, अप्रूव हुआ, मंजूर हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ पहली बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो है ना हमने वाइटल सुपर बासमती के नाम से 2023 के अंदर वो मंजूर करवाई है। उसकी खातिर यह है कि उसमें 8 mm से ग्रेन उसका ज्यादा है, लेकिन वो सुपर बासमती से तकरीबन 10 दिन पहले पक जाती है और गिरती भी नहीं है और कुव्वत मुदाफियत है उसके अंदर। और जो सुपर बासमती के चावल की ग़िज़ाइयत के साथ साथ उसके अंदर कह लें कि सुपर के मुकाबले में 25% जिंक और 40% जो है वो आयरन रहता है। हमारी खवातीन और बच्चे जो हैं उनके अंदर खून की कमी और जिंक की कमी बहुत ज्यादा देखने में आती है। तो ये हमने चावल के जरिए से कोशिश की है कि जब, क्योंकि चावल हमारी गर्मियों के बाद दूसरी स्टेबल फूड है, तो हर घर में हर दूसरे दिन चावल लाजमी बनते हैं, तो जब भी चावल खाएंगे तो इन बीमारियों से भी इंशाल्लाह बचेंगे। तो अब जो इस साल 2023 के अंदर हम जो वैरायटी देना चाह रहे हैं वो यानी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जिम्मेदारों के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए इंशाल्लाह वो भी एक दोबारा से एक इनकलाब लेके आने वाली है। उसका नाम सुल्तान बासमती हमने रखा है, लेकिन उसकी खातिर यह है कि वो 70 मन पोटेंशियल के साथ दुनिया का लॉन्गर साइज 10 mm ग्रेन साइज और उसकी पक्के वो 2.25 गुना लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, वो जैसे जो कि मतलब एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। उससे जो किसान है उसको कम से कम 200-300 रुपये उसका भी रेट ज्यादा मिलेगा। जो एक्सपोर्टर है उनको फॉरेन जो डॉलर्स हैं वो उसका रेट जो है फी टन वो इंशाल्लाह $100-200 उसका पर टन ज्यादा मिलेगा। तो इससे होगा ये कि वो तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं, कंज्यूमर है, फार्मर है, सबको इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। इसके अलावा ये है कि जो कालाशी काकू का एक मकसद है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कह लें कि क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हमारा मुल्क इसके है, तो हम उस हवाले से भी हमने वैरायटीज डेवलप की है। मिसाल के तौर पे जो है ना ये फ्लड हमारे आप देख रहे हैं कि ये जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। 2000 हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स की, लेकिन मैं चले रिसेंट पास के अंदर लेके जाता हूँ कि 2014 के अंदर आया फ्लड, तो उस वक्त कह लें कि तकरीबन 10 लाख एकड़ जो है वो हमारे इससे डैमेज हुए थे। और 2015 में जब आया तो उससे आप कह लें 2,17,000 टन चावल हमारा तैयार हुआ। और दुनिया में हर साल तकरीबन 4 लाख टन जो है वो चावल हमारा जाया हुआ फ्लड्स की वजह से। और 2022 में जो फ्लड आया इससे 33 लाख घराने हमारे वो इफेक्ट हुए हैं। ये इतने, तो अब जरूरत थी कि हम ऐसी वैरायटीज बनाए कि जो फ्लड को कम से कम 1 हफ्ता या 5 दिन जो है उसको बर्दाश्त कर सके। तो हमने हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियली हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सबमर्जर टैंक, उसके अंदर अपने मटेरियल को स्क्रीन करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने कुछ लाइनें ऐसी सिलेक्ट कर ली है कि जो फ्लड को 1 हफ्ता को टॉलरेट करती हैं। और पहली दफा हमने इस दफा सुबह सिंध के अंदर अपनी 3 लाइनें भेजी हैं ताकि वो जहाँ पे सैलाब वाला इलाके हैं वहाँ पे उसको टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा एक मेन इशू है वो कर्राठी जमीनें हैं हमारी। कलर वाली जमीनों के अंदर पैदावार जो है ना वो बहुत ज्यादा कह लें कि मुतासर होती है उससे। तो ऐसी वैरायटी जो है ना वो जैसे बासमती 515 हमने बनाई, बासमती 385 बनाई थी, या 282 बनाई, या अलखालिद बासमती या शाइन बासमती। तो ये वो वैरायटी है, अगर ऐसा जमींदार जो ये समझता है कि मेरी जमीन कर्राठी है तो उसको ये वैरायटियाँ लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो उस हवाले से इस पर काम किया गया। फिर उसमें देखा ये गया कि आपकी आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कह लें कि उसका बढ़ जाता है। ठीक है। अगर मूंजी का जब निसरने का टाइम होता है उस वक्त अगर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उस वक्त उसकी जो फ्लावर के जो हिस्से हैं मेल फीमेल वो दोनों मुतासर होते हैं। जो मेल है वो वैसे ही मर जाता है और फीमेल जो है उसकी मेल का जो पोलन है उसको रिसीव करने की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। तो इससे दोनों तरीके से वो होता है कि सीड नहीं बनता। सीड अगर बनेगा भी तो कमजोर बनेगा तो वो जब अगर छड़ाई में जाएगा तो उसका टोटा हो जाएगा। तो हर हवाले से जिम्मेदार का नुकसान है। तो इसलिए भी हमने जो ऐसी वैरायटीज अपने बना रहे हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी फ्लावर करें तो वो मतलब जो है ना वो उसको सीड सेटिंग में कोई इशू ना आए। तो इस तरीके से हमने, इसके अलावा ब्राउन प्लांट हापर जो है वो हमारा एक मेन इशू बन गया है। तो उसके रेयरिंग के हवाले से हमने एक जो है एक मैक्स सिस्टम बनाया है जिसमें उसकी हम ग्रो भी करते हैं उसको ऑफ सीजन के अंदर और अपने मटेरियल को भी स्क्रीन करते हैं। तो देखेंगे कौन सी वैरायटी जो है इसके खिलाफ वो मदद करती है। तो ये हमारी बातें हैं जी, इसके बारे में आपको बताया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपना बांग्लादेश का टूर आपका बड़ा जबरदस्त रहा है, वो उसके मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये उसके तहत जो इस्लामी ममालिक थे
जिसमें एशिया के कुछ ममालिक थे और ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज थे। तो पाकिस्तान से मैंने नुमाइंदगी की थी। तो इसका मकसद ये था कि जो वसाइल हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज के पास, किसी के पास बासमती, जैसे पाकिस्तान है हमारी पहचान बासमती है, जैसे बांग्लादेश है उनके पास एक अच्छी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि कम ड्यूरेशन के अंदर पक जाती है, यानी 70 दिन के अंदर पक जाती है। तो वो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, हम बासमती उनको दे सकते हैं। जैसे सेनेगाल है उनके पास भी बड़ा अच्छा मटीरियल है जो कि हीट टॉलरेंट है, तो उनसे हम वो शेयर किया जा सकता है। तो इसका बुनियादी मकसद यही था कि मुस्लिम ममालिक आपस में जो मालूमात है वो शेयर करें कि किसके पास क्या वसाइल है, तो उनको फिर आपस में शेयर किया जा सके। फिर उसके बाद फिर वो शेयर करके तो उसको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल करें और अपनी वैरायटीज को उसके हिसाब से बनाएं। बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। सैयद सुल्तान साहब जो है बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि मतलब वैरायटीज जो हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की 2000 ईयर से लेके आगे आते 2022 तक इन्होंने बड़ी अच्छी वैरायटीज, और मेरा ख्याल है कि आगे जो अब जिद्दत आएगी और आगे जो है वो जिस तरह इन्होंने बताया कि चावल भी लंबा है, फिर वो जब पक के आएगा उसकी ग़िज़ाइयत में आयरन और जिंक जो है वो उसकी तादाद भी ज़्यादा है, ताकि जो यहाँ पर जो इस वक्त माहौल चल रहा है वो आयरन और जिंक की कमी है खुसूसन बच्चों और औरतों में, तो ये भी मेरा ख्याल पूरी होगी। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ और ब्रेक के बाद हम लोग आपको फील्ड में ले चलेंगे और फील्ड में आपको बताएंगे कि इस वक्त चावल की क्या सूरत हाल है, उसको किस तरह बचाया जाए और आपकी अपनी जो फसल है आप इसको किस किस तरीके से, क्योंकि अभी ये लास्ट स्टेजेस चल रहे हैं फसल के, तो उस स्टेज पे फिर जो है हम लोग आपको जाके ऑन ग्राउंड ये बात बताएंगे। तो छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम और हम लोग इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे कि हम फील्ड में मौजूद हैं और धान की फसल के बारे में आपको यहाँ पर फील्ड में रहकर बताएंगे कि इसकी ये किस स्टेज पर पहुँची है और इस पे क्या क्या एहतियातें बाकी हैं, और आपने जब तक इसको बर्दाश्त करनी है, जब तक यहाँ पे इसकी कटाई का वक्त आएगा तब आप इसको अब से लेके तब तक कितना आप इसको एहतियात से करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद मखदूम साहब जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। हम लोग उनसे पूछेंगे और वो आपको बताएंगे कि इसकी अभी अगली एहतियातें क्या हैं। डॉक्टर अरशद मखदूम साहब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ज़रा थोड़ा सा हमें ये इसके धान की फसल के बारे में बताइएगा, इसकी जो जहरी अद्वियात हैं उसके बारे में बताइएगा, और ये बताइएगा कि इस वक्त ये किस स्टेज पे है और इसको कौन सी जहरी अद्वियात देनी चाहिए और क्या क्या एहतियातें हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपका सवाल है। इस वक्त ये ज़रूरी ज़हरें हमें क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है? पहला सवाल तो ये है, ज़रूरी ज़हरें हम बुनियादी तौर पे अपने नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते कि अब इस इतने दिनों की फसल होगी है तो मुझे ये फलां जहर मुझे इस्तेमाल कर देनी चाहिए या फलां कर देनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी ज़रूरत का एहसास करना होता है, ये देखना होता है कि आखिर हमारी फसल को ज़रूरत है। फसल से मुराद ये है कि अगर हम ज़रा सा कीड़े मकोड़े जो हैं, जो दुश्मन कीड़े जो हैं, किसान दुश्मन कीड़े, वो अगर उनकी हमें तादाद दिखती है, हमें वो मिलती है और वो उस हद तक है जिसको हम मुआशी हद कहते हैं, मतलब ऐसी हद जिसके बाद वहाँ उसको मुआशी नुकसान होना शुरू हो जाता है, हमने हर जो दुश्मन कीड़ा है, किसान दुश्मन कीड़ा या किसान ज़रसा जो कीड़ा है, उस तयन करके तो फिर हमने फैसला करना होता है कि आखिर अब हमें इसको करना चाहिए, तो हम फिर करते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो फसल की जो हालत है, इस पे हमें जो ज़रसा कीड़े मकोड़े जो हमें देखने को मिलते हैं, वो सबसे पहले धान के तने की सुंडियां हैं। धान के तने की सुंडियां, इसकी 3 किस्में होती हैं। हमारी रवायती इलाकों में 3 में से 2 को काफ़ी हद तक जो है वो हमें बहुत कम मिलती हैं। सफ़ेद सुंडी जिसको बोलते हैं, एक सफ़ेद सुंडी है, एक ज़र सुंडी है, गुलाबी सुंडी जो है एक तीसरी ये होती है। तो 2 जो किस्में हैं इनका काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, वो इसलिए कि जब से तहकीकाती अदारा धान काला शिकागो ने जल्द पकने वाली अक़साम धान की दी हैं, तब से हमारे मुल्क में, हमारे सूबा में 2 फसलें लगनी शुरू हो गई हैं एक साल में।
पहले ऐसे होता था कि या तो हम गंदम लगाते थे या चावल लगाते थे, 2 फसलें मुमकिन होने की वजह से अब हम जो है गंदम के बाद चावल के बाद गंदम लगाते हैं, और गंदम लगाने की वजह से जो हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हम इसका हल वगैरह चलाते हैं, उसके नतीजे में जो मुड होते हैं वो तलफ हो जाते हैं। और ये मुड बुनियादी तौर पे पत्तल पे जो हमारी सफ़ेद सुंडी और जर सुंडी के परवाने होते हैं, वो उनकी सुंडियां सरमाई नीस होती थी, अब वो दान के मुड रहते नहीं हैं। इस वजह से अगली नस्ल उनकी बहुत कम आगे जा पाती है। इसलिए रवायती इलाकों में काफ़ी हद तक इन 2 किस्मों का काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल है, हमें कम देखने को मिलती हैं। तो इस वक्त जो है ये हमारी क्योंकि मौजूदा स्टेज जो है फसल की, इस स्टेज पे जो क्योंकि इस वक्त हमारी बढ़ोतरी की चल रही है, हमारी फसल बढ़ रही है, इस स्टेज पे वो दरमियानी शाख जो है उसको काट देती है इसकी सुंडियां, और ये सुंडियां जो है इसको जब काट देती हैं तो ऊपर वाले दरमियान वाली शाख सूख जाती है। फिर वो सूखने के वजह से उस शाख को हम सोख बोलते हैं, और ये सोख जो है ये हमारे लिए ये नुकसान होता है, ये इंडिकेटर होता है, ये जाहिर करती है कि ये हमारी फसल को नुकसान हो गया। अगर हम 100 पौधे लेते हैं और 100 में से 5 पौधे जो है हमें वो सोख वाले मिलते हैं, इसका मतलब है कि वो उसमें नुकसान 5% हो गया। तो वो 5% नुकसान जो है ये है कि अगर इस स्टेज पे पहुंच जाती है हमारी कीड़े की जो नुकसान की हद पहुंच जाती है, तो हम फिर जो है दानेदार जहरें या जो स्पर्श करता जहरें वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे अगस्त में काफ़ी हद तक एक हमला शुरू हो जाता है पत्तल पेट सुंडी का। एक और दूसरा जरसा कीड़ा है, तो वो उसका भी हमला शुरू हो जाता है, लेकिन इसका शदीद हमला हमें सितंबर में मिलता है, और ये इसका शदीद अटैक हमें मिड सितंबर तक हमें देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि सितंबर के महीने में पहले जो हफ्ता है उसी में अपने खेत का मुआयना शुरू कर दें, और अगर उनको 100 पौधों में से अगर उनको जो 2 अगर मुतासरा शाख है जिसमें पत्तल पेट सुंडी करती क्या है बुनियादी तौर पे, ये पत्ते को लंबाई के रुख पे जोड़ के और उसके अंदर रहते हुए उसको लुआब से अपने लुआब से जोड़ लेती है, एक नाली सी बन जाती है, और उस नाली के अंदर रहते हुए वो उसका सब्ज मादा जो पत्ते का है उसको खुर्च के खाती है, और जब ये खुर्च के खाएगी तो लंबी लंबी लाइनें खुश्क हो आपको दिखने में मिलेंगी। और ये जो सब्ज मादा है क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ये जब मादा नहीं होगा पत्ते में तो पौधा जो है वो अपनी खुराक नहीं बना सकेगा। जब वो खुराक नहीं बना सकेगा तो लामहला उसकी बढ़ोतरी पे असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जब इसका 2 हमें मुतासरा पत्ते जिस पे सुंडी हमें मौजूद हो या उसका नुकसान हमें नजर आए, तो हमें तब सिफारिश करदा ज़रूरी जहरें जो है वो हमें इस्तेमाल करनी है। और ये जहरें जो हैं किसान भाइयों से ये गुजारिश की करनी कब है, ये हमें सबसे पहले तो ये सुबह का वक्त जो हो, जब औस वगैरह ख़त्म हो गई हो तब हम करें। और ये ध्यान रखें कि हमारे पास टैंकी जो है उसकी में पानी जो है उसका ध्यान करके करना है। हम कहते हैं कि अगर आपने 100 से लेके 120 लीटर जो है पानी इस्तेमाल करना है 1 एकड़ को कवर करने के लिए, तो एक जो एकड़ है उसको कवर करने के लिए जब आपका इतना पानी इस्तेमाल करोगे तो आपका पूरा एकड़ जो है उसमें एक एक पौधा जो है उसमें जहर जो है उस पर पड़ेगा और वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बाज़ बात ऐसे देखने में आया है कि आम रवायती अंदाज में कि किसान हजरात क्योंकि जो स्प्रे करने वाला होता है उसको जिम्मेदारी दे के तो आप खुद जो है वो अपने चौपाल में बैठ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पानी वो कम इस्तेमाल बाज़ करते हैं और दवाई का असर नहीं हो पाता, कंट्रोल कीड़े मकोड़ों का नहीं हो पाता, और किसान फिर भागता है कि ये ज़रूरी जहर जो है ये इसने काम नहीं किया और इस वजह से इसका कंट्रोल नहीं हुआ। तो लामाला हो सकता है कि ये दवाई ये जहर जो है ये ज़रूरी जहर जो है ये ठीक नहीं है। तो जब आप पूरे तरीके से इस्तेमाल करोगे
तो आपको तभी पता चलेगा कि ये जहर ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा जो सिफारिश करदा जो पानी है वो एक जहर के लिए वो 100 से 120 लीटर करते हैं। और दूसरी आम एक बात यह है कि जब आप स्प्रे इस्तेमाल करना है तो हमने वो स्प्रे का इस्तेमाल जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके मुताबिक उसको देखते हुए आपने नोजल का जो है इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पे अगर जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके लिए टी-जेट नोजल इस्तेमाल करेंगे। और जब बीमारियों या आप फफूंदी का जहरें इस्तेमाल करेंगे या कीड़े मार जो जरिए जहरें वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप हॉलो को नोजल इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत अहम है क्योंकि टी-जेट नोजल जो है इसकी जो है ये कतरों की शक्ल में गिरती है और उसके लिए ज़रूरी होता है जड़ी बूटियों के लिए कि वो पत्ते पे गिरे जड़ी बूटियों पे और वो फिर उसके अंदर जज़ब होके उसको मारे। तो ये जबकि बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों के लिए ये ज़रूरी होता है कि हर वो शाख हर पौधा उस पे वो उसके पहुंचे और वो फुहार की शक्ल में होती है, बारीक फुहार की शक्ल में, और वो जब उस पे पड़ती है तो ये जहरें जो होती हैं ये पौधे के अंदर जज़ब हो उसके अंदर सरायत कर जाती हैं। और सरायत करने के बाद जब कीड़ा उसको खाएगा उसमें से खुराक लेने की कोशिश करेगा तो वो ज़रई जहर जो है उसके अंदर होने की वजह से वो कीड़ा जो है वो सुंडी जो होगी वो मर जाएगी और इस तरीके से जो वो बेहतर तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे। एक जो अहम चीज़ हमें किसान भाइयों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि वो ये करते हैं कि जब वो लेबल देखते हैं तो सबसे पहले लेबल पे जो हदायत जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, हदायत दी गई होती है, एक तो उनको वो ध्यान करें और स्पेशली जो पहला जो उसका फ्रंट साइड होती है ज़रई जहर की उसके ऊपर दो चीज़ें लिखी होती है। एक तो तजारती नाम होता है और दूसरा उसका कॉमन नेम होता है या उसका असल जहर का नाम लिखा होता है। तो एक तो वो ध्यान में रखें कि एक अगर उसको दोबारा जहर इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वो ये देखें कि वो जो कॉमन नेम या आम नाम होता है ज़रई जहर का असल नाम जो होता है वो तजारती नाम के अलावा जो लिखा होता है दूसरे नंबर पे वो जहर दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर एक जहर को एक ही किस्म को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कीड़ों के अंदर उस कीड़े मार जहर या उस ज़रई जहर के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाती है और वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है या वो ज़रई जहर की मिकदार उसके लिए मारने के काबिल नहीं रहती। तो एक ग्रुप जो है ज़रई जहरों का वो जो ग्रुप लिखा होता है जिसको हम आम नाम बोलते हैं वो अगर लिखा हो तो वो जहर आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करी। आपका तजारती नाम तो फ़र्क होते हैं, हर कंपनी के फ़र्क होते हैं, तो वो नाम सभी का एक होता है। तो आपने वो ग्रुप को फ़र्क करना है दूसरे जहर करने की सूरत में। और ये इस हवाले से आप बेहतरीन यही है कि कौन सा जहर आपने इस्तेमाल करें, इस हवाले से फ़ैसला आप ज़रई माहिरीन से लें। और ये ज़रई माहिरीन आपके हर थाने की सतह पे महकमा ज़राअत तौसीअ की शक्ल में वो मौजूद हैं, आपके एक तरह से घर के पास मौजूद होते हैं। तो वो आप उनसे हेल्प लेके जो मुतलका जो ज़रई जहर है सिफारिश करदा जहर है उसको इस्तेमाल करें। एक तो बात ये होगी। और दूसरी बात ये कि जो उसका सिफारिश करदा मिकदार होती है उसमें कमी बेशी ना करें। अगर उसे ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो वो कीड़े मार जहर या वो ज़रई जहर जो है उसका उसमें जो है जो मुदाफ़त पैदा हो जाती है। एक तो ये हम ध्यान करेंगे। और उसके बाद हम जब ये हमने फैसला कर लिया तो अब हमने ज़रई जहर स्प्रे करनी है। अब ये ज़रई जहर स्प्रे करना, ज़रई जहरें दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो होती है दानेदार जहरें जिनको हम छट्टा देते हैं, उर्फिया में छट्टा देते हैं, और वो हम पानी को जो है वो तकरीबन 9 इंच पानी खड़ा हो और तब वो छट्टा दें। और वो ये तमाम जहरें आप दिन को या सेकेंड टाइम ठंडे के वक्त तब आप दें जब आप ताकि वो उसके जहर के असर से जहर इस्तेमाल फेंकने वाला वो मुतासर ना हो। और दूसरी जब स्प्रे की जब बात आती है, जो आपका स्प्रेयर होता है वो
उसने तमाम हिफाजी इक़दाम उसने किए हों और उसने तमाम जो है ग्लव्स होते हैं, उसने अपने हुड होता है, उसके शूज़ होते हैं, हिफाजी जो उसका लिबास होता है वो उसने पहना हो और वो तब वो करे। और ये जो इसको उसने स्प्रे की जो नोजल होती है वो याद रखें कि घुटने के लेवल पे होनी चाहिए, ताकि अगर ऊपर करेगा तो वो उसका ज़ाया होने का इस्तेमाल होगा। आपके जो बड़ी आपने महंगी जहरें कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो ज़ाया हो जाती हैं और वो उस जगह पे मुतलका जगह पे पड़ती भी नहीं है। तो इसलिए आपका जो जहर है वो आपकी इन तरीक़ों से आप करोगे तो आप इस तरीके से बेहतर जो है अपने ज़रिए जहर का असर जो है आप हासिल कर पाएंगे। और अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो जहर जिस तरह आप बता रहे हैं करने का स्प्रे, ये जरा हमें को प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं? और बंदा जो है वो किस तरह, आपने बताया कि बड़ी किट में होना चाहिए, और वो कौन कौन से उसके लवाजमात हैं वो बताइएगा जरा। अगर आप किसी हमें मिलवाएं उस बंदे से जो कि स्प्रे करता हो, तो हम लोग नाजरीन उस बंदे से मिलेंगे जो स्प्रे करता है। और ये देखें, ये है हमारे साथ मौजूद है जो ये स्प्रे है, ये बाकायदा तौर पर ये किट है इन्होंने पहनी है, लॉन्ग शूज हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पे किट पहनी हुई है, बाकायदा तौर पे इन्होंने मास्क की सूरत में एक ये शील्ड लगाई हुई है और पीछे टैंक भी नजर आ रहा है और आपको ये जो है पूरी नोजल भी सारी है। और ये अभी आपको ये स्प्रे करके बताएंगे यहाँ पे, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि घुटनों से नीचे होना चाहिए या जो भी सूरत हाल है, ये आपको इस वक्त यहाँ पे जाकर स्प्रे करके बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो किट है ये इसका क्या मतलब? ये मिल जाती है, बाजार में मिल जाती है और ये अवेलेबल होती है। ये स्प्रेज जो है, क्योंकि ये हमारे मेहनत कश होते हैं जिनकी वजह से हम जो है ना, ये जो लहलहाते खेत हैं इनको मुमकिन इनके सरसब्ज इनका जो हमें देखने को मिलता है, ये फसलें जो हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ये लोग होते हैं। तो इनकी जो जब तक इनका ध्यान नहीं करेंगे इनकी ज़िंदगी भी सेफ होगी। तो इसी तरीके से ये जब सेफ होंगे, ये महफूज होंगे ज़रई जहर के असर से, तो हमारी जो फसलें होंगी वो भी यकीनी तौर पे ज़रई जहरों के बेहतर जो है इस्तेमाल से वो भी हम इसके फ़वाइद ले पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हर काश्तकार को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यही इसी तरह किट में और इसी तरह सारे करने चाहिए। जो है वो हर जो स्प्रेयर होता है, स्प्रे करने वाला जो होता है, वो इस तरीके से अपने आप को महफूज रखे। हमें किसान दोस्तों को चाहिए और ये किसान दोस्त आपस में मिल के भी इस हवाले से मिलजुल के भी ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्प्रेयर है ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला सिपाही है। ये जब इसकी ज़िंदगी महफूज होगी तो हमारी यकीनी तौर पे फसलें भी इन तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनके साथ से भी पाक होंगी। ये अभी हमें स्प्रे करके दिखाएंगे भाई, स्प्रे करके ज़रा दिखाइए। और स्प्रे के पूरा आप, मेरा ख्याल है काश्तकार हजरात को चाहिए कि वो इसको पूरा बड़े अच्छे ध्यान से देखें कि ये स्प्रे किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल फरमाया कि स्प्रे का एक तरीक़ेकार है और उस स्प्रे को जिस तरह आपने करना है, इसका पूरा सिस्टम है, एक पूरा बनाया हुआ उन्होंने। और ये जिस तरह स्प्रे कर रहे हैं, और स्प्रेयर जो है मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये घुटनों से के तकरीबन घुटने लेवल पे हैं और लेवल घुटने करके तो फिर ये स्प्रे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा इसका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारा स्प्रेयर कर रहा हो तो किसान दोस्तों को, किसान भाइयों को हमें चाहिए कि वो थोड़ा सा फील्ड के अंदर भी मौजूदगी का अपना जो है वो मुमकिन बनाए। और वो जब होंगे तो वो हमारे स्प्रेयर जी वो भी ध्यान से उसको करेंगे और जो घुटने के लेवल पे उसकी जो नोज़ल हो, ताकि वो हर पौधा जो है उससे जो है वो उससे उस पर वो पड़े, ज़रई जहर पड़े। तो इस तरीके से जो हम इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये थोड़ा सा किसान दोस्तों को चाहिए कि वो इस चीज़ को देखते हुए इन चीज़ों का ध्यान करेंगे तो ये बेहतर तरीके से इन फसलों का, जड़ी बूटियों का, बीमारियों का और ज़रसा कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अरशद मखदूम साहब ने बिल्कुल ये बात ज़बरदस्त कही है कि जैसे ही आप अगर सिर्फ स्प्रे जो है, स्प्रे करने वाले की ज़िंदगी बहुत ही मतलब कि कीमती है, आप उसका भी ख्याल करें। पूरी किट में आप उसको जो है बिल्कुल मलबूस करें, ग्लव्स पहने हुए हैं, लॉन्ग शूज़ पहने हुए हैं,
किट पहनी हुई है, शील्ड पहनी हुई है, क्योंकि लाजमी बात है कि उसकी भी सेहत है, उसकी सेहत का ख्याल होना चाहिए। और जो बिल्कुल जो काश्तकार हजरात हैं जो इस चीज़ की बिल्कुल नेग्लिजेंसी करते हैं, को बेहतियाती करते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि हवा जो चल रही है हमारे स्प्रेयर की बैक साइड से चल रही है। ठीक है। जब ये स्प्रेयर जो है स्प्रे करे तो वो हवा के मुखालिफ सिमत में वो ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसे करेगा तो एक तो उसका वो ज़िया होगा और साथ वो सारी की सारी उस पे पड़ेगी और उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और हवा चल रही हो, तेज़ चल रही हो, तो उसमें अवॉइड करें कि आप ना करें, उसमें स्प्रे ना करें। जब हवा ना हो तब आप करें। और ये इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुबह के वक्त करें और शाम दोपहर के बाद ठंडे वक्त जो है ना वो तब करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद मखदूम साहब जो सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद थे, और माशाल्लाह हमने फील्ड में जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इस पे स्प्रे किस तरह करना चाहिए, जरी जहरें जो हैं वो किस तरह इफेक्ट करती हैं, किस किस मौसम में किस किस वक्त में आपको स्प्रे करना चाहिए, किस किस तरह स्प्रे करना चाहिए, आपको हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल उसका मकसद ही यही है कि आपको हर चीज़ जो है, हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है काश्तकार हजरात को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, मालूमात पहुंचाई जाए, इल्म पहुंचाया जाए, ताकि काश्तकार हजरात जो हैं वो जब फसल उनकी खुशहाल होगी तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। यहाँ पे छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फिर हम लोग फील्ड में ही आपको मिलेंगे और फील्ड में ही आपको मजीद खादों के मुतालिक बताएंगे कि धान की फसल को खादों की किस किस वक्त जरूरत है और कौन कौन सी जो है खादें इसमें डालनी चाहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, कोहिनूर ज़राअत टाइम चल रहा है और आप देख रहे हैं इसमें हम लोग इस वक्त कालाशाह काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और बड़े अच्छा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। और माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट से बात हुई सैयद सुल्तान साहब से, फिर उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अरशद मखदूम साहब, उनसे बात हुई, फिर उसके बाद अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर उस्मान सलीम हैं, वो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे खादों के मुतालिक, क्योंकि खाद जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है धान की फसल के लिए। खादों में किस किस टाइम क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह डालनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जड़ी बूटियों का इसमें बड़ा रोल होता है कि जड़ी बूटियाँ जो है यहाँ पे आ जाएं तो वो ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती हैं। आइए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा? डॉक्टर साहब हमें बताइएगा धान की जो फसल की जो जड़ी बूटियाँ जो डिस्टर्ब करती हैं इनके तदारक का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, काश्तकार हज़रात को बताइएगा। धान की फसल में 3 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक तो है घासनुमा जड़ी बूटियाँ, ठीक है, दूसरा नुकीले पत्तों वाली जिसको डीला और डीला का खानदान भी कहते हैं, और तीसरा ब्रॉड लीफ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं। लेकिन क्योंकि हमारा रवायती इलाका है जहाँ पे ट्रेडिशनल कद्दू करके फसल लाभ के ज़रिए फसल लगती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड लीफ का इतना हमला नहीं है, लेकिन नुकीले पत्तों वाले और घासनुमा जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हमलावर होती हैं। उनके हमला आवर की वजह से जड़ी बूटियाँ जहाँ पे कीड़े मकोड़ों की अफजाइश नस्ल का बाइस बनती है, वहाँ ये खुराक का भी पूरा क्या कहते हैं उसका शेयर लेती हैं, जो कि राइस को मिलना चाहिए था, धान की फसल को मिलना चाहिए था। लिहाजा जड़ी बूटियों का तदारक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ी बूटियों के तदारक के लिए अब चूँकि पानी की कमी है तो उस तरह का जो कद्दू पहले होता था रवायती कद्दू नहीं होता, आजकल जुज़वी कद्दू होता है जिसमें जड़ी बूटियाँ उगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो उसके कंट्रोल करने के लिए जो सिफारिश करदा जहर है जड़ी बूटियाँ उगने से पहले जो फेंकते हैं वो खड़े पानी में फसल लगाने के 4 से 5 दिन के अंदर किसान भाई को चाहिए कि उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें फिर कोई 15-20 दिन तक पानी खड़ा रखें ताकि जड़ी बूटियाँ उग ना पाएँ। अगर खुदा न खासा किसी वजह से पानी की कमी की वजह से पानी खुश्क हो जाता है तो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो उसके लिए भी ये मार्केट में ऐसी जहरें मौजूद हैं कि उनका स्प्रे करने से जड़ी बूटियाँ का मुनासिब कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। जब वो स्प्रे करे जड़ी बूटी मार जहर का, तो जो दवाई रिकमेंड की जाती है, जो उसकी मिकदार लिखी जाती है, उसी मिकदार के ऊपर स्प्रे करें। दूसरा, जो पानी की मिकदार है 120 लीटर वो पूरा इस्तेमाल करें और स्प्रे करते वक्त कोई जगह खाली ना छोड़ें, तो जड़ी बूटियों का कंट्रोल मुमकिन है। अच्छा मुझे बताइएगा इस वक्त क्या स्टेज चल रही है बासमती चावल की, और इस पर क्या आप काश्तकार को बता रहे हैं कि खादों का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए?
बासमती क्योंकि रवायती इलाका है और बासमती का इलाका है और बासमती क्रॉप क्योंकि एक अहम फसल है और नकतावर फसल भी है, तो इस टाइम किसान भाइयों को चाहिए कि बासमती जो है ना अपना वेजिटेटिव फेस कि अपना झाड़ बनाने का अमल मुकम्मल कर चुकी हैं और अब वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी कि गोब की हालत में जा रही हैं कि बच्चा माँ के पेट में बनने जा रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर जो है ना, एक तो पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए। पानी की कमी से मुराद ये नहीं है कि पानी खड़ा रखें, पानी ज़मीन को खुश्क ना होने दें। ज़मीन गीली हो, पानी चाहे ना खड़ा हो, लेकिन ज़मीन गीली होनी चाहिए। खाद के मुतालिक क्योंकि जिस तरह धान की फसल में जो नाइट्रोजनी खाद है वो 3 बराबर एक साथ में डालते हैं। एक शुरू में डालते हैं ज़मीन की तैयारी में, दूसरी लाभ लगाने के 25 से 35 दिन के दरमियान में, तीसरी 45 से 55 दिन के दरमियान में। अब चूँकि धान की फसल की अब आखिरी जो नाइट्रोजनी खाद की किस्त आपने डालनी है, तो कोशिश करें, किसान भाइयों को चाहिए कि वो अगस्त के महीने के आखिरी हफ्ते में अपनी जो तीसरी किस्त है नाइट्रोजन खाद की वो डाल लें, मुकम्मल कर लें। लेकिन नाइट्रोजनी खाद के साथ जो पोटाश वाली खाद है, जिस तरह कहा जाता है कि पोटाश वाली खाद के भी अब 2 हिस्से करें, आधी खाद शुरू में ज़मीन की तैयारी में और आधी नाइट्रोजन की तीसरी किस्त के साथ डालें, वो भी साथ डालें क्योंकि पोटाश ना सिर्फ पौधे में कुव्वत मुताबिक पैदा करती है बीमारियों के खिलाफ, और सेकंड नंबर के ऊपर वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करती है कि वो ज़मीन से खुराकी ग़िज़ा को पौधे के तमाम हिस्सों में ले जाने में एक बेटर रोल प्ले करती है, एक अच्छा रोल प्ले करती है। लिहाजा नाइट्रोजनी खाद और पोटाश की खाद मिक्स करके डालें, लेकिन खाद डालते वक्त ख्याल रहे कि ज़मीन खुश्क ना हो, ज़मीन गीली भी ना हो, उसमें तकरीबन 2 इंच पानी 4 से 5 दिन खड़ा रहे ताकि प्रॉपर हल हो के वो पौधा जो है ना जज़ब कर ले खाद। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, पानी की किल्लत का सामना है, आपको पता है जब मतलब कि जहाँ जिन इलाकों में बारिशें नहीं हो रही और चावल की जो धान की फसल है इसको तो पानी बहुत क्वांटिटी में चाहिए, तो उसके लिए क्या काश्तकार को कहेंगे जहाँ पे अगर पानी की किल्लत आ जाए तो वो किस तरह मैनेज करे काश्तकार? जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि धान की फसल क्योंकि इसको पानी तकरीबन 1600 mm पानी रिक्वायर्ड है, 1600 mm पानी की ज़रूरत होती है, और इसको हम लेगमी की बात करें 64 एकड़ इंच पानी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब चूँकि वक्त के साथ साथ पानी की शदीद कमी है, तो किसान भाइयों को ये भी कहते हैं कि जब आप लाभ लगा दें, मुंतकिल कर दें, पहले 10 से 15 दिन पानी खड़ा रखें, बाद में पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्तर वतर का पानी लगाएं या गिल्ले मुँह का पानी लो पंजाबी में, जब उसको के चिकड़ का पानी लगाएं। लेकिन खाद डालते वक्त, दानेदार जहर डालते वक्त 3 से 4 दिन खेत में पानी खड़ा रखें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पानी को गोड़े गोड़े पानी खड़ा हो। 2 इंच 1 इंच पानी खड़ा रखें, ज़्यादा पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोभी हालत से लेके फसल में दाना बनने तक, कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब दाना दूधी हालत से डफ स्टेज में जा रहा होता है, सहत हो रहा होता है, तब तक ज़मीन को सोखा ना लगे। सोखे से मुराद पानी खड़ा करना नहीं है, ज़मीन गीली रहे, सोखा ना लगे। तो पानी की कमी में ये है कि पानी आप खड़ा ना करें, चिकड़ का पानी लगाएं, बस गोब से दाना बने तक सोखा ना लगे। अच्छा, कुछ बीमारियों के मुतालिक भी बताएंगे इसके धान की कि कौन कौन सी बीमारियां इसको लग जाती हैं? बिल्कुल, जो अब आपके सामने अगस्त का महीना चल रहा है और ये वो स्टेज है जो कि एनवायरनमेंट भी, जो माहौल है भी, वो काफ़ी मौजू होता है बीमारियों के लिए भी ना, क्योंकि आपके क्या कहते हैं नमी का तनासुब और आपका दर्जा हरारत ये बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं बीमारियों के लिए। धान की फसल के ऊपर जो बीमारियां हमलावर होती हैं, एक तो धान के बुरे दबे हैं, धान का बबका जिसको ब्लास्ट भी कहते हैं, मकैनी बीमारी है, इसको फुट रॉट भी कहते हैं, तने का स्टेम रॉट, तने का सड़न है, रूट रॉट, जड़ का सड़न है। उसके अलावा जो सबसे एक अहम बीमारी है जरासीमी जिल्साव, जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसका हमला। अब इसके अंदर अभी तक तो जो मौजूदा सूरत हाल में अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई बीमारी धान की फसल पे नहीं है और तमाम फसल जो है पंजाब की वो महफूज है। लेकिन मकैनी बीमारी का हमला और रूट रॉट, जड़ों की सड़न का हमला जो है ना, वो तकरीबन 2-3 वैरायटी हैं उसके अंदर रिपोर्ट हुआ है। लेकिन उसके तदारक के लिए भी किसान भाइयों को चाहिए थे कि जब भी नर्सरी के लिए बीज इस्तेमाल करें, उसकी सीड ट्रीटमेंट, कि सीड को जहर मिले पानी में भिगोएं और फिर करें, तो उससे बीमारी से हमला, ये जो मकैनी बीमारी है और रूट रॉट है जो जड़ों का सड़न है, उसे आप क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसके बाद क्योंकि बीमारी आएगी, या बुरे धब्बे आएंगे, या बबका या ब्लास्ट आएगा, और या शीत ब्लाइट आएगी, या जरासीमी जिल्साव आएगा। अब जो बबका या ब्लास्ट हैं या बुरे धब्बे हैं
वो फंगल अटैक है, वो फंजाई से होती हैं। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी इस टाइम सिफारिश करदा फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल है उसका बर वक्त स्प्रे करें, प्रिवेंटिव स्प्रे करें। जिस तरह बच्चों को हफाजती टीका लगाया जाता है, हफाजती स्प्रे करें और स्प्रे की वही जिस तरह पहले क्या पानी की मकदार पूरी रखें, टैंकियाँ पूरी रखें और जो नोज़ल इस्तेमाल की जाती है प्रॉपर वो नोज़ल इस्तेमाल करें। इसी तरह जरासीमी जलसा क्योंकि बैक्टीरिया है तो जो भी बैक्टीरियासाइड मार्केट में अवेलेबल है सिफारिश करदा उसका स्प्रे करें और स्प्रे करते वक्त सिर्फ वही जहर इस्तेमाल करें जो कि धान के लिए मखसूस है और धान के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम लोगों ने आज आपको फील्ड में रहकर भी सारी चीज़ें बताई हैं कि स्प्रे किस तरह किया जाता है, जहरी जो अद्वियात हैं वो किस तरह इस्तेमाल करनी है। उसके बाद खादों के बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं उनका मकसद ये है कि काश्तकार तक जो है ऐसा पैगाम पहुँचे जिससे काश्तकार मुस्तफ़ीद हो सके। मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि काश्तकार हजरात को हमारा प्रोग्राम बड़े ही समझ लें कि एक समझदारी से और बड़ा ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए ताकि वो इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सके। देखिए अब हमने धान की फसल के ऊपर जो प्रोग्राम किया है, सबसे पहले आपको सीनियर जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं उनसे मिलवाया है। उसके बाद हम लोगों ने आपको जो मिलवाया है वो दो सीनियर साइंटिस्ट से मुलाकात करवाई है जिन्होंने आपको इन डिटेल सारी चीज़ों का बताया है कि जहाँ से फसल शुरू होती है और फसल को पानी कितना लगना है, फसल को बचाना किस तरह है, किस किस स्टेज पे स्प्रे करना है, जहरी जो अद्वियात हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी जो 2-3 पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा रिपीट करूँगा। जो जहरी अद्वियात हैं उनको अप्रूव्ड जो महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से अप्रूव्ड है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप जहरी अद्वियात जो है अप्रूव्ड और सर्टिफाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब जब आप सर्टिफाइड इस्तेमाल करनी शुरू कर देंगे और अगर आप स्प्रे जो है आपका स्प्रेयर जो है वो ठीक नहीं करेगा स्प्रे को, तो ये आपके लिए और ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बाइस बनेगा, क्योंकि उसके स्प्रे करने का तरीक़ेकार है। हमने स्पेशली इस प्रोग्राम में आपको स्प्रेयर के ज़रिए स्प्रे करने का तरीक़ेकार बताया और वो तरीक़ेकार भी इस तरह है कि जिससे जानी नुकसान भी ना हो। जो स्प्रेयर कर रहा है, जो स्प्रे कर रहा है वो इंसान उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे और आपका जो जहर जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे मर जाएं। यानी कि उसकी किट को पूरा मद्देनजर रखें कि वो उसने किट क्या पहनी हुई थी और उसको किसना उसने शील्ड लगाई हुई, आगे मास्क वाली शील्ड है वो लगाई हुई थी। और उसके बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम जुज़ है वो है तरीक़ेकार करने का, यानी कि घुटनों तक उसकी जो है वो नोजल जो है वो आनी चाहिए। हमने आपको इस पूरे प्रोग्राम में वो सारा तरीक़ेकार बताया। उसके बाद आपको खादों का तरीक़ेकार बताया कि खादें किस किस स्टेज पे आपको डालनी चाहिए, किस किस स्टेज पे कितना कितना पानी किस किस तरह। फिर हम लोगों ने आपको बताया कि जो जहाँ पर जिन इलाकों पे पानी की किल्लत है वो इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि धान की फसल को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी फसल की हिफाजत करें और अच्छे से अच्छी जो है वो काश्तकार करके पैदावार हासिल कर सके। हमारे हर प्रोग्राम का मकसद होता है आपको मालूमात देना और सबसे एंड में एक काश्तकार हज़रात से गुजारिश जो कि मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि महकमा ज़राअत पंजाब के ऑफिसर से, उनके स्टाफ से जो है कोऑर्डिनेशन रखें, तावन रखें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब आप उनके साथ तावन करके अपनी फसल का जो काश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, क्योंकि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान भी खुशहाल। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।